नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज मैं कोई ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूं जिसके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले अपने फ्रेंड के पास गई थी, उसके फिजियोथेरेपी सेंटर। तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे मरीज़ पैरालिसिस से पीड़ित थे। तो मैंने उससे पूछा कि इतने सारे मरीज़ कैसे? तो उसने बोला कि मुझे ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, अगर ज़्यादा नॉलेज तुम्हें लेनी है तो किसी न्यूरोसर्जन से डिस्कस करो। तो इसी डिस्कशन के लिए आज हम आए हैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में, और हमारे जो आज के खास मेहमान हैं वो है डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में सीनियर न्यूरोसर्जन है। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल यही है कि क्या सचमुच पैरालिसिस के मरीज जो हैं वो बढ़ गए हैं? जी हाँ, पैरालिसिस के पेशेंट जो हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में आजकल हमारे पास आ रहे हैं। हम हर ओपीडी में एक या दो मरीज इस तरह देख लेते हैं जो कि पैरालिसिस से ग्रस्त हैं, और फिर हम उनको प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद फिजियोथेरेपी सेंटर में रेफ़र करते हैं, जहाँ पर उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं और धीरे धीरे वो अपनी इस समस्या से रिकवर करते हैं। एक बार सर पैरालिसिस की डेफिनेशन और इसके कारण क्या होते हैं? देखिए, जो पैरालिसिस की बात होती है उसका जो हिंदी का मतलब है वो है लकवा मारना, यानी कि हाथों पैरों में या फेस पे कमजोरी आना। तो हमारी जो शरीर की मसल्स हैं उनको ब्रेन द्वारा हम नर्व्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो ब्रेन उसमें मुख्य होता है, और उसके बाद जो नर्व्स हमारे बॉडी में रन करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, वो उन मसल्स को सप्लाई करता है जिससे उसमें मूवमेंट होती है। अगर ब्रेन में या उन नर्व्स में या स्पाइनल कॉर्ड में कोई डैमेज होता है तो उसमें उन मसल्स का फंक्शन जो है वो खत्म हो जाता है, और इसे पैरालिसिस कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम देख रहे हैं आजकल की स्ट्रोक की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से पैरालिसिस बहुत कॉमन है। स्ट्रोक का मतलब है कि खून का दौरा रुक जाना ब्रेन के किसी हिस्से में, या ब्रेन में हेमरेज हो जाना, ब्रेन में ब्लड का रिसाव हो जाना। तो अगर ब्रेन हेमरेज होता है या ब्रेन का रुकावट होती है तो ब्रेन के अंदर डैमेज होता है, और जिसका एक मुख्य लक्षण होता है वो पैरालिसिस होता है। तो ब्रेन के अगर राइट साइड में अगर तकलीफ होती है तो हमारा लेफ्ट साइड का हिस्सा, हाथ पैर फेस, उसमें पैरालिसिस आने का रिस्क रहता है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर है, कई बार इन्फेक्शन है, कई बार ब्रेन में हेड इंजरी या चोट लगने की वजह से जो डैमेज होता है, या ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारे को पैरालिसिस हो सकता है, जो कि हमारे एक साइड के हाथ पैर में हो सकता है, या फिर चारों हाथ पैर में हो सकता है, या इवन फेस पे भी पैरालिसिस हो सकता है। सर इससे एक सवाल मेरे जहन में ये है कि पैरालिसिस स्पाइन के पेशेंट को भी हो सकता है, क्योंकि मैंने स्पाइन के पेशेंट देखे थे कुछ, तो उनको भी पैरालिसिस हो सकता है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेन से सारे जो हमारे सिग्नल्स हैं वो निकलते हैं, और वहाँ से वो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स द्वारा हमारे हाथों पैरों में सप्लाई होते हैं। अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि हमारे स्पाइन के अंदर से रन करती है, उसमें कोई डैमेज होता है तो उस केस में हमारे को पैरालिसिस हो सकता है। अगर गर्दन की हड्डी में डैमेज है, उससे स्पाइनल कॉर्ड में इफेक्ट हो रहा है, तो हमारे चारों हाथ पैर इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो गर्दन से नीचे वाले किसी हिस्से में इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो सिर्फ पैरों में पैरालिसिस होता है। और इस टाइप के पैरालिसिस के साथ यूजुअली हमारा जो ब्लैडर और बाउल का कंट्रोल है, लैट्रिन पेशाब का जो कंट्रोल है, वो भी चला जाता है। सर एक सवाल ये भी है कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है इसकी? तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्य कारण जो है वो स्ट्रोक है, या फिर कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, या हेड इंजरी है, या फिर कोई ट्यूमर है, चाहे वो ब्रेन में हो चाहे वो स्पाइन में हो। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं वो MRI, CT स्कैन और एक्सरेज हैं। उसके अलावा नर्व कंडक्शंस भी हमारे को इसके बारे में बताता है। तो ये जो MRI है ये हमारे को ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, कोई चोट लगी है, उसका कहाँ डिफेक्ट, कहाँ डैमेज हुआ है, उस सब के बारे में बहुत अच्छे से बताता है। कई बार हमारे को एंजियोग्राफी की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे को उस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हुआ है। तो पैरालिसिस एक लक्षण है, और उसके कारण जानने के लिए हमारे को कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ते हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये है मेरा कि अगर किसी को पैरालिसिस हो गया तो उसका इलाज कैसे होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा? तो जो पैरालिसिस है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक लक्षण है, तो सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि उसका कारण क्या है। जो भी उसका कारण है हमें उसको ट्रीट करना है, जिसके लिए हो सकता है हमें उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, हो सकता है हमें उसकी कोई सर्जरी करने पड़े, हो सकता है हम सिर्फ दवाइयों से ही आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उसको हम ठीक कर सकें। एक बार वो जो प्राथमिक जो मेन कारण है उसको अगर हम ट्रीट कर लेते हैं, उसके बाद पेशेंट को रेफर किया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, जहाँ पर कि उनकी एग्रेसिव एक्सरसाइजेज शुरू होती हैं, ताकि वो मसल्स की टोन को मेंटेन करें, जॉइंट की मूवमेंट को इंप्रूव करें, मसल्स की पावर को इंप्रूव करें। तो उन सब चीज़ों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये बहुत ज़रूरी है।
उसके अलावा कुछ दवाइयाँ आती हैं जो कि हमारे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, उनको थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए अवेलेबल होती हैं। बहुत सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं जो कि दिए जाते हैं। प्रोटीन की खासकर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ऐसे पेशेंट में, तो उनको हाई प्रोटीन डाइट भी रिकमेंड की जाती है। कुछ एक परसेंटेज पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके की पैरों में काफ़ी स्पास्टिसिटी हो जाती है, तो उसमें हम एक प्रोसीजर होता है जिसको बैक्लोफेन पंप कहते हैं। तो उसमें हम बैक्लोफेन नाम की दवाई उसको पहले ओरली स्टार्ट करते हैं और बाद में उसका एक पंप उनके बॉडी में लगा देते हैं, जिससे बैक्लोफेन उस जगह पे स्पाइनल कॉर्ड पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में कॉन्टिन्यूसली सप्लाई हो सके, ताकि पैरों का अकड़ाहट कम हो जाए और वो फिजियोथेरेपी से इंप्रूव कर सके। तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स हमारे पास पॉसिबल है। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे इंडिया में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की थोड़ी सी कमी है, विदेशों में इस पर खास ध्यान दिया जाता है, पर फिर भी हमारे यहाँ फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर हमारा फैमिली सपोर्ट अच्छा रहता है, फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे से अपने काम करते हैं, तो पेशेंट्स को जरूर फायदा होता है। सर, ये तो हो गया इलाज, लेकिन इससे बचने के लिए क्या करें? बचाव क्या क्या होंगे इसके? तो पैरालिसिस, जैसा मैंने आपको बताया कि एक लक्षण है, तो इसकी जो अंडरलाइंग बीमारियां हैं उसमें बहुत सारी बीमारियां हमारी प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रोक, तो स्ट्रोक का जो कारण है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, या फिर जिन पेशेंट्स को अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं और उनकी हेल्थ ओवरऑल ख़राब रहती है, तो उनको भी स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर लें तो हमारे पैरालिसिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा ट्यूमर्स हैं, कई ट्यूमर्स हैं जिनके माइनर लक्षण हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है और वो पैरालिसिस कर देता है, तब हमें पता चलता है। तो अगर हम छोटे मोटे लक्षण में भी डॉक्टर की सलाह लेके एक MRI करा के रूल आउट कर लें कि हमारे शरीर में ट्यूमर नहीं है, तो ट्यूमर से उत्पन्न होने वाला जो पैरालिसिस है वो भी ठीक नहीं होगा। इसके अलावा इन्फेक्शन है और ट्रॉमा सबसे ज़रूरी है कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं या फॉल फ्रॉम हाइट वाले एक्सीडेंट्स हैं, उसमें हमारे गर्दन की रीढ़ की हड्डी के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। हेड इंजरी से हमारे पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर हम ट्रॉमा को प्रिवेंट कर सकें, यानी कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, जब हम हाइट पे काम कर रहे हैं, जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके पास सारे सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी गियर्स उनके पास हो, तो उस केस में अगर हम उस ट्रॉमा को प्रिवेंट कर सकते हैं तो पैरालिसिस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा लोगों को अपनी बीमारी नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर माइनर पैरालिसिस भी है तो घर में नहीं बैठना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, ताकि वो पैरालिसिस पूरे फुल ब्लोन पैरालिसिस में कन्वर्ट ना हो जाए। क्योंकि अगर स्टार्टिंग है या माइल्ड पैरालिसिस है तो उसका इंप्रूवमेंट होना, इलाज होना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू फुल बोन पैरालिसिस होना। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। और इसके साथ ही सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ साथ मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 शब्द उन मरीजों के लिए कहें जो आज लकवा के चलते अपनी ज़िंदगी भूल चुके हैं और दोबारा रिकवर होने के सपने छोड़ चुके हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे सर? हाँ, मुझे बहुत दुख होता है ऐसे मरीजों के को देख के। उनके हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं, हमें फ़ोन भी करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छी केयर नहीं मिल पाती है अपने घर पे, क्योंकि उनके परिजन बिजी हैं अपने अपने कामों में, उनको बेड सोर हो जाता है, उनको यूरिन के रिलेटेड और बाउल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उन लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि पहले तो प्रिवेंटेबल कॉजेज़ पे लोगों को सलाह दें ताकि और किसी को इस तरह पैरालिसिस ना हो। दूसरी बात, आप अपना जो है मोरल हाई रखें, कोशिश करें कि फिजियोथेरेपिस्ट के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करें। फैमिली मेम्बर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी पूरी सहानुभूति रखें अपने पेशेंट की तरफ। उनको एक अच्छी व्हीलचेयर अरेंज कराएं अगर वो व्हीलचेयर में बैठ सकते हैं। उसके अलावा जो थोड़े बहुत गैजेट्स हैं, जैसे बेड सोर प्रिवेंशन के गैजेट्स हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं, तो उसके प्रिवेंशन के जो गैजेट्स हैं या दवाइयाँ हैं वो सब मुहैया कराएँ उन मरीजों को, ताकि उनको सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और इसके अलावा मैं भगवान से दुआ करूंगा कि उनके मसल्स में जल्दी से जल्दी पावर आए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए डिपेंडेंट होना दूसरे पे हर छोटे काम के लिए एक मौत से बदतर ज़िंदगी है। पर फिर भी होप ना छोड़े। और अभी हमें कुछ नहीं पता, क्या पता साइंस इतनी तरक्की करे कुछ साल में। स्टेम सेल्स पे ऑलरेडी रिसर्च चल रही है। अगर कुछ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हमारे पास आते हैं तो हो सकता है इस तरह के मरीजों को दोबारा इंडिपेंडेंट होने की कामयाबी मिले और वो ठीक हो जाए। बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।